हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए 2023 अप्रैल एग्जाम की। एक डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स एग्जाम की, जो अभी 16 अप्रैल को बच्चों को पेपर हुआ। तो काफ़ी बच्चों से मेरी बात हुई थी, तो बच्चों का कहना है कि सर अब तक तो ठीक ठाक पेपर दिया करते थे, इस बार जो है क्वेश्चन बहुत ही घुमा के दे दिए। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे ही नहीं, हर क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया, ट्रिकी क्वेश्चन दिए गए थे सर। तो भाई ऐसा है, आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर थोड़ी हो रहा है, एनडीए का पेपर हो रहा है यार। आप में से ऑफिसर्स का सिलेक्शन किया जाने वाला है। सीधे सीधे क्वेश्चन फुल टॉस बॉल फेंकेंगे तब तो भैया सभी चैंपियन बनेंगे। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी चाहिए तो भैया ठीक है, पूछा जाएगा, कुछ तो ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे ना यार, तो दिक्कत तो आएगी थोड़ी सी यार, है ना। बाकी एग्जाम ये जो पेपर मैंने भी देखा, बाकी हम कह सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार के इस पेपर में यार थोड़े से डिफिकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया गया है यार। लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि मतलब एकदम ही मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, हम कुछ कर ही नहीं पाए, ऐसा भी नहीं है भाई, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, सो आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर एक डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं। देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने डिफिकल्ट, कितने इजी थे, कितने लेंथी थे, उन सब की बात करेंगे। और साथ साथ वो बच्चे जो अभी पहली बार सितंबर में अपना एनडीए पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए भी एक गाइड का काम ये आज की वीडियो यहाँ पर करने वाली है यार। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर आपका भी 16 अप्रैल को हुआ है, इस पेपर का जो सेट ए था वो मेरे पास भी आया था। तो उसका जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है, जैसे आप लोगों के पास भी आंसर की आई होंगी, बट मैंने देखा कि उन आंसर की में जो आंसर है काफ़ी सारे गलत भी थे यार। तो बाकी जो क्वेश्चन मेरे पास जो आए थे, तो उनके जो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होने चाहिए वो मैंने कंप्लीट, मतलब सिर्फ आंसर नहीं लिखा, उनके सॉल्यूशन भी मैंने करके मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिए हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं, एडू मित्रा अनुराग चौहान। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा। बाकी आप ये सर्च करके भी सीधा इस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और यहाँ से आप उन सॉल्यूशन के साथ मैच भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को यार। तो सेट ए का जो सॉल्यूशन है वो मैंने भेजा है, ठीक है, सो आप देख लेना भाई। ओके, सो बच्चे बात करेंगे कि भैया ये जो इस बार एग्जाम हुआ है उसमें किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई अगर बात करी जाए सेट्स, चैप्टर 1 जो आपका 11th क्लास का चैप्टर होता है सेट, उसका कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा तो देखने को नहीं मिला यार। बाकी अगर बात करी जाए रिलेशन फंक्शन से, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और उन 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती थी, या तो क्वेश्चन वो लंबे थे या फिर उनमें थोड़ा सा सोचने में बच्चों को प्रॉब्लम आती। बट बाकी मैं कहूंगा कि 4 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जो या तो ईजी थे या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे जिनको बच्चे ईजिली सॉल्व कर सकते थे, उनमें उनको दिक्कत नहीं आती। ये बात हो रही है रिलेशन फंक्शन की। ऐसी अगर बात करी जाए बाइनरी नंबर्स की, तो बाइनरी नंबर से जो है इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी एक इजी क्वेश्चन था और वो भी गलत क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ही गलत, उसके मतलब ऑप्शन जो नीचे दे रखे थे वो सारे ऑप्शन गलत थे यार, ठीक है। सो बट एक क्वेश्चन जो है बाइनरी नंबर से भी यहां पर इस एग्जाम में देखने को मिला। लॉग की बात करी जाए तो लॉग चैप्टर से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लॉग से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ हमारे पास कुछ और क्वेश्चन ऐसे थे जो लॉग के टर्म्स में वहां पर हमसे पूछे गए थे और वहां पे ऑब्वियसली लॉग की प्रॉपर्टीज वहां पर इस्तेमाल हो रही थी यार। ओके, सो लॉग को आप कह सकते हैं कि हाँ यहां से क्वेश्चन आया है, बट इस चैप्टर से डायरेक्टली नहीं आया, दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आया, वो भी लॉग के टर्म्स में हमसे क्वेश्चन वहां पर पूछे गया। वो तभी हो पाते जब तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह मालूम होती। इस बार नहीं पूछा गया, बट हाँ जनरली यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी से यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ इक्वेशन से हम कह सकते हैं, मॉडुलस इक्वेशन के ऊपर जो है हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे यार। ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 5 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए जो डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी यार, आई होगी, ठीक है। अच्छा, अगर बात करी जाए बायनोमियल थ्योरम की, तो बायनोमियल थ्योरम से 3 इजी क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, मतलब बहुत इजी भी उनको मैं नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे वो, जिसने भी चैप्टर वो पढ़ा होगा उसे उसके वो आंसर वहां पे निकल गए होंगे यार। ओके, अच्छा, ऐसी सीक्वेंस सीरीज से टोटल आपके 7 क्वेश्चन बने हैं, जिसमें से 6 इजी थे और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं यहाँ पे रखूंगा यार। 6 क्वेश्चन, 6 में से कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे यार। ओके, बात अगर करी जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, दो क्वेश्चन हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर भी थे,
2 क्वेश्चन हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर भी थे, 2 क्वेश्चन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी थे, और ये मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 तो मैंने इजी बता दिए हैं। 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे भी थे जो डिफिकल्ट थे, तो टोटल 7 क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे गए थे यार। तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन के आसपास हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, और 4 क्वेश्चन हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जहां पर दिक्कत बच्चों को आ सकती थी यार। और देखो 7 क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर थे भाई। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जनरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन हमारा पोलर फॉर्म के ऊपर भी था, जिसमें हमें आर्गुमेंट फाइंड करना था यार, ठीक है। सो ये भी है भाई। अच्छा, बात अगर दूसरी यूनिट की करी जाए, पहली आपकी यूनिट अलजेब्रा थी, दूसरी यूनिट आपकी आती है ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में ही आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर आप जानते हैं कि इसमें बेटा ट्राइंगल हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर एक अलग ही टॉपिक है यार, और जनरली स्टूडेंट्स ने ट्राइंगल हाइट एंड डिस्टेंस को 11th-12th में नहीं पढ़ा होता है। जो भी बच्चा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता है ये आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होता। हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का भी था, बिल्कुल था, बट क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट्री है वहां पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज थे, वहां पे आपकी कुछ हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो इस एनडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा करता है। बात करो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या कोई क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं बोलूंगा हाँ जी पूछे गए थे। हमारे टोटल 5 क्वेश्चन में कह सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछे गए थे, जिसमें से 5 के 5 में इजी में कह सकता हूँ कि हाँ कोई बच्चा जिसने अच्छे से तैयारी करी होगी इस एग्जाम की वो इन क्वेश्चन को कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पूछ लिया गया और हम वहां पर एकदम ही ब्लैंक हो गए कि अब क्या करें इसमें, ऐसी सिचुएशन मैं नहीं कहूंगा। हाँ ये हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन को करने में हो सकता है कि कोई एक लंबी अप्रोच को फॉलो किया हो, कोई एक छोटी अप्रोच को फॉलो किया हो। ओके, बाकी ट्राइंगल हाइट एंड डिस्टेंस से मैं कहूंगा कि टोटल 8 क्वेश्चन हमारे पास आए थे। उन 8 में से भी 3 क्वेश्चन हमारे थोड़े से ट्रिकी थे, 5 क्वेश्चन मैं कहूंगा कि हमारे अच्छे थे जिनके आंसर किए जा सकते थे यार, है ना। सो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री 8, 5, 13 मार्क्स की बेटा आपकी जो है ये ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह आपका ही चैप्टर बन रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हो रहा है, ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं यार। ओके, ऐसे ही अगर बात करी जाए आगे की, तो देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन, ये 2D की बात हो रही है, 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से भी आपके 2 क्वेश्चन, 2 इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। कॉनिक सेक्शन से भी आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले थे, 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को हमें मिले थे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्फेयर, उस स्फेयर को मैं 3D में मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैं 3D में ऐड करूंगा। बाकी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपकी एक अलग यूनिट होती है, उस यूनिट से कुल मिला के 11 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, और उन 11 में से मैं कहूंगा कि हाँ 3 क्वेश्चन में बच्चों को 2 या 3 क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। बाकी ये कि हाँ 7 से 8 क्वेश्चन के आंसर ना बड़े इजीली किए जा सकते थे। तो मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन थे हमारे पास यार, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि जिसमें आपका लिमिट्स भी आता है, कॉन्टिन्यूटी भी आता है, डिफरेंशिएबिलिटी भी आता है, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आता है। भाई यहां पर जो है ना दिक्कत देने वाले क्वेश्चन रहे हैं यार। कुल मिला के 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 14 क्वेश्चन के आंसर किए जा सकते थे, ठीक ठाक तरीके से किए जा सकते थे। कुछ लेंदी क्वेश्चन भी थे उनमें हालांकि, बट 7 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम शायद आई होगी, जिनमें आंसर बच्चों को लगाने में प्रॉब्लम आई होगी यार। तो 21 जो क्वेश्चन है बेटा वो डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके रहे, जिसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन लिमिट्स के ऊपर भी थे, 1 क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी के ऊपर भी था, बाकी आपके 7-8 क्वेश्चन उसमें डिफरेंशिएशन के थे, और वही 7-8 क्वेश्चन आपके उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी उसमें बन रहे थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से 1 क्वेश्चन हमारा बन रखा था। और ये जो आपका चैप्टर है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें मैक्सिमम मिनिमा वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए थे कि भाई बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो वहां पर आप डेरिवेटिव की हेल्प लेकर क्वेश्चंस को कर सकते थे यार, है ना। तो अप्रोच की बात है, आप क्या उसमें अप्रोच लगाते हैं। बात अगर करी जाए इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इंटीग्रेशन में कहूंगा कि वो स्टूडेंट जिसने क्लास 12th में इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ रखा हो ना, तो वो बच्चा पूरी इंटीग्रेशन को कर सकता था। 10 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें से मैं बोलूंगा कि 10 के 10 के सही जवाब आप लोग इसमें दे सकते थे। हालांकि उसमें से 1 क्वेश्चन डाउटफुल है जिसके ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ थी, आती वो क्वेश्चन के जो ऑप्शन वो गलत थे वहां पे यार। ओके, बात अगर करी जाए फिर नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D से बेटा 10 क्वेश्चन पूछे गए, और मैं बोल रहा हूं कि 10 के 10 क्वेश्चन आपके आसान थे यार। 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन थे। वो बच्चा जिसने 12th में वेक्टर 3D पढ़ा हो बोर्ड की तैयारी के लिए, भाई मैं बता रहा हूं वो इन क्वेश्चन को कर सकता था।
बाकी देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, वो स्टूडेंट जिसने बस मजे मजे में एनडीए का पेपर भर दिया होगा, चलो भाई हम भी जा रहे हैं देख के आते हैं कि कैसा होता है, तो यार उसको बहुत दिक्कत हुई होगी, उसको बहुत दिक्कत हुई होगी। बाकी जिसने ईमानदारी से मेहनत करी है, चाहे बोर्ड के लिए करी हो या एनडीए के लिए उसने अलग से प्रिपेयर किया हो, तो मुझे नहीं लगता उसको प्रॉब्लम आई होगी, वो इन क्वेश्चन को कर सकता था, 10 के 10 क्वेश्चन। ऐसी स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन 12 में से 3 क्वेश्चन में मैं कहूंगा कि बच्चों को शायद दिक्कत आई होगी, बाकी 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आसान थे यार। बात करी जाए प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में भाई आपसे लगभग 8 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन में शायद बच्चों को दिक्कत आई होगी, बाकी मैं कहूंगा कि 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बहुत ही इजी लेवल के थे, जिसके आंसर बड़े ही इजीली किए जा सकते थे। और ये तो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी इस बार भी इजी रही, और इससे पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखना, आपको उसमें भी प्रोबेबिलिटी आसानी दिखेगी। स्टैट्स इस बार भी आसान रहा, आप पिछले कुछ सालों के पेपर देखना, आपको उसमें भी स्टैट्स आसानी दिखेगा। इंटीग्रेशन को आप देखिएगा, इंटीग्रेशन इस बार भी सही था, और पिछले के कई सालों में भी आपको ठीक ही इंटीग्रेशन दिखेगा, बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आपको नहीं देखने को मिलता यार, है ना। प्रॉब्लम में कहां पे रहती है बच्चों को, अलजेब्रा में, वहां पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। और बात अगर मैं करूं डिफरेंशिएशन में, जो आपका कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशिएबिलिटी का, वहां पर दिक्कत रहती है। फंक्शंस में जो हमारे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह हो गए, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को आती है। ऐसे हमारे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो वहां पे मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इन कॉन्सेप्ट्स में यार बच्चों को दिक्कत रहती है यार, है ना। और वो यहां पर हमने देखा भी कि हाँ प्रॉब्लम हुई है बच्चों को। तो बच्चे ये है कंप्लीट आपका इस पेपर का मतलब क्या बोलते हैं एनालिसिस, कि भाई हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि कुल मिला के इन 120 प्रश्नों में क्या आसान क्वेश्चन थे, तो मैं बोलूंगा हाँ जी, लगभग 40 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो इजी थे, 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे। एक वो बच्चा जिसने अभी अभी बोर्ड का पेपर दिया है, जिसने बोर्ड की तैयारी करी है, वो बच्चा अगर इस एग्जाम में बैठा हो ना, तो मैं इतना बता रहा हूं कि वो इन 40 क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकता था। 40 क्वेश्चन ऐसे थे, हमारे लगभग 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर था, वो आसान नहीं थे, वो आसान से थोड़े से ऊपर थे। या तो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी रहे होंगे, या फिर उनमें कुछ ट्रिक वगैरह लग के वो क्वेश्चन फिर बनते हैं यार, तो वो चीजें वहां पर देखने को मिल रही थी। बाकी 26 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती थी, जिन क्वेश्चन को अगर हम छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते थे कि चलो भाई ठीक है इसको रहने देते हैं, पहले बाकी क्वेश्चन कर लेते तब इनके बारे में हम सोचेंगे, ये हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, है ना। ऐसे थे कई सारे क्वेश्चन। अभी आप लोगों ने काफी सारे टीचर्स के क्या बोलते हैं एनालिसिस देखे होंगे, तो वो जब लाइव क्वेश्चन को करवा रहे थे तो उन्होंने उन क्वेश्चन को छोड़ दिया कि भाई अभी हम नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम अभी इसको लगी हुई है करने में, है ना, तो हम बाद में बताएंगे। तो सेम कहानी भाई यहाँ पर है, ये 26 क्वेश्चन लगभग आपके ऐसे थे। देखो एक स्टूडेंट के नजर से देखा जाए तो मैं कहूंगा कि हाँ यहाँ पर दिक्कत बच्चों को आ सकती थी यार, ठीक है ना। सो बेटा टोटल 120 प्रश्न है, 42 ईजी है, 40 भी मान लो ईजी है। आप अगर पेपर को खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो मैं ईजी क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, क्लास ये 12th का क्वेश्चन है कि एक फंक्शन a से b है और ये फंक्शन ऑन टू है, तो बताओ इसमें हमारा a क्या होगा और b क्या होगा। तो a तो यानी कि इसका डोमेन बताना है, जिसको आप बड़े इजीली बता सकते हैं कि रियल नंबर में से हमको -5/3 माइनस कर देना है। और कोडोमेन b बताने के लिए हमें इसकी रेंज फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई फंक्शन ऑन टू तब होता है जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। तो ये एक ईजी क्वेश्चन था। ऐसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कंसीडर 2 लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 दे रखे हैं, a2 b2 c2 दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल दे रखा है। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला लगाना था, इस पे बस k की वैल्यू आ जाती। ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइंस अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, और कह दिया कि बताओ कॉस अल्फा क्या होगा। तो सिंपल हमें l फाइंड करना है ना, l यानी कि a अपॉन में पूरे का मैग्नीट्यूड, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें यार, है ना। ये 12th का कॉन्सेप्ट देखो, सिंपल जो इजीली हो जाते हैं। ऐसे देखो द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट a दे रखा है 1 -1 0, पॉइंट b दे रखा है 0 1 1, तो हमें a b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो क्या दिक्कत है इसमें। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको आसान लग रहे हैं तो समझ जाओ भाई कि आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो पहले कभी देखा ही नहीं है, तो भाई आप शायद थोड़ा सा गलत पेपर की तरफ नजर मार रहे हो। तो भाई जिसने भी अच्छे से पढ़ रखा होगा 12th में, उनको ये लगेंगे इजी क्वेश्चन। ऐसे देखो ये फंक्शन दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है, और हमें f0 निकालना है, तो सिंपली x की जगह 0 0 0 पुट करना था और आपका आंसर 0 आ जाता। तो ये इस तरह के कई सारे क्वेश्चन थे। अब देखो ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, आपने 12th में इस क्वेश्चन को कई बार कर रखा होगा। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, एक p की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन, ये तो आपके 5 नंबर हो गए भाई,
ठीक है, 5 नंबर आपके यहाँ पर बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ को जरा समझिएगा। देखिए, इस तरह के एग्जाम में आप बैठते हैं तो यहाँ पर इसकी तैयारी कैसे करी जाए, बच्चों का माइंड में क्वेश्चन आता है। जिस बच्चे ने अभी बोर्ड एग्जाम दिए, जो सितंबर में पहली बार एनडीए पेपर देने वाला है, तो वो किस प्रकार से इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है। तो भाई यहाँ पर मैं ये बोलूँगा आपसे कि यार आपको ना सबसे पहले अपना जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो आपको जरूर करना है, वो आपको जरूर करना है। आपके कुल मिला के 11वीं के आपके 15-16 चैप्टर, 14-15 चैप्टर आपके बनते हैं, ठीक है, और 12वीं के भी आपके लगभग 12 चैप्टर आपके बनते हैं। तो टोटल अगर इनको मर्ज रिलेशन फंक्शन 11वीं 12वीं का रिलेशन फंक्शन अगर मर्ज भी कर दिया जाए और कुछ 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा डाल दिए जाए तो टोटल आपके 25-26 चैप्टर बेटा यहाँ पे आपके टोटल बना करते हैं। उन सभी चैप्टर्स का जो कंप्लीट सिलेबस है बेटा, पहले तो सबसे पहले आप लोगों को वो करना है, वो भी कंसेप्चुअली। जो टॉपिक पढ़ रहे हो भाई उसका रीजन आपको मालूम हो, क्योंकि इस एग्जाम का ना कोई भरोसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ऐसा भी नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक टीचर के नोट से ही कोई क्वेश्चन आएगा। भाई क्वेश्चन जो भी आएगा वो सारा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा और कंसेप्ट क्लैरिटी जिसके पास होगी वो इन क्वेश्चन को कर पाएगा। जब एक टीचर्स की हम बात करते हैं तो टीचर को तुम कोई भी क्वेश्चन दे दो, किसी भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन दे दो, वो कर लेगा। हमको दिक्कत आती है क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने, टीचर ने क्या है, उनके पास कंसेप्ट क्लैरिटी है और दूसरा उनकी प्रैक्टिस अच्छी है यार। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बेटा आप लोगों को अपना कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है। कंप्लीट सिलेबस करते टाइम ना बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर हमको क्या एनसीईआरटी करनी चाहिए। जी हाँ, आपको एनसीईआरटी जरूर करनी चाहिए, बट ये है कि एनसीईआरटी में ना क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत बेसिक होता है। तो बच्चा शुरुआत जो कर रहा है ना, उन बेसिक्स को तो आप करो ही, बट उसके बाद बेटा आपको लेवल को थोड़ा ना अप करने की भी जरूरत पड़ती है। और उसके लिए भाई आप जो है ना, आप आर डी शर्मा की तरफ जा सकते हो। आर डी शर्मा, ठीक है, उसके जितने एग्जाम्पल्स होते हैं उनको करो, उनके जो एमसीक्यूज होते हैं एमसीक्यूज को करो भाई। आप आर एस अग्रवाल, ये एनडी एग्जाम की अलग से एक आर एस अग्रवाल बुक आती है, आप उसके क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक पाथ फाइंडर बुक आया करती है, आप वहां से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। मैं बच्चों को एक दिशा पब्लिकेशन की बुक भी मैं बच्चों को रिकमेंड किया करता हूं, आप उसको भी कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को करके बेटा क्या होगा, आपको ना कॉन्सेप्ट की जो है ना डिटेल, देखो एक तो प्रैक्टिस भी हो ही रही है, ठीक है ना, और एक एग्जाम का पैटर्न का भी आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे जा रहे हैं यार, ठीक है। सो बेटा सिलेबस पूरा खत्म करो, उसके बाद आप जो है आरडी, आरएस, दिशा, इन सभी किताबों से आप तैयारी कर सकते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के नोट्स अगर आपके पास हो, क्वेश्चंस आपके पास हो तो आप उनको कर सकते हो भाई। और उसके बाद बेटा याद रखिएगा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर करने हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा भाई। एक बार जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है तो उसके बाद देखो यहाँ पर ना कुछ चैप्टर आपके ऐसे रहेंगे। देखो जो भी बच्चा सितंबर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, देखिए बेटा आप लोग ना ये ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी की अगर बात करी जाए, ये जो चैप्टर है 8 से 10 क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी से देखने को मिल रहे हैं यार। ये इस बार के पेपर में तो 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और आप प्रीवियस ईयर में भी चेक करोगे तो इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सोचो, और क्वेश्चन भी ऐसे देखने को मिल रहे हैं। जनरली मैं ट्रेंड की बात करूं कि पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है, इस बार भी आसान क्वेश्चन पूछे गए और पिछले कई सालों में आसान ही क्वेश्चन पूछे गए हैं यार। तो इस चैप्टर को 11वीं की प्रोबेबिलिटी, 10वीं की प्रोबेबिलिटी, 12वीं की प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छे से कर लो बेटा आप लोग, ठीक है। स्टैट्स की बात करें, याद रखिए कि स्टैट्स जो है, ये स्टैट्स आपकी 11th की स्टैट्स है, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, साथ में याद रखिएगा हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी आप लोगों को पढ़ना है। जो कि देखो आपके जो एनडीए का जो सिलेबस उसमें तो लिखा नहीं होता, बट इस बार 2 क्वेश्चन उसमें पूछ रखे थे यार, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी आपको पूरा पढ़ना है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनसे पूरा कंप्लीट सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ो। साथ साथ बेटा फिर उसमें आप डिस्पर्जन पूरा पढ़ो, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। कोरिलेशन पढ़ना है आपको, रिग्रेशन पढ़ना है। स्टैट्स चैप्टर टॉपिक मैंने 4-5 टॉपिक मैंने बोल दिए हैं, बट ये सारे आसान फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, इनसे मुश्किल क्वेश्चन बनते ही नहीं है भाई। इस बार 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 1-2 ही ट्रिकी थे, और ये समझ लो कि फ्री के मार्क्स हैं। आप इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री लगे रहते हो, क्वेश्चन बनते ही नहीं है भाई। ये वो चैप्टर है जहां पर आप अच्छे से कर लोगे तो यहाँ के 12 में से 9 क्वेश्चन तो तुम्हारे जरूर बनेंगे, 8 क्वेश्चन तुम्हारे जरूर बनेंगे यार, 10 जरूर बन जाएंगे, ठीक है, अगर इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो। बच्चा सबसे कम फोकस इस पे करता है, सबसे कम बच्चा लगा रहता है भाई लॉ, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में, लॉग पढ़ने में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, यहाँ पे फोकस ही नहीं किया होता भाई। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पे फोकस करना इस बार, इनको हल्के में मत लेना, स्कोर करवाएंगे बढ़िया वाले, ठीक है। वेक्टर 3D भाई तुम लोग जो 11वीं 12वीं की वेक्टर 3D उसको बढ़िया से पढ़ लो, तुम्हारा पेपर खराब होगा ही नहीं भाई। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। मैंने अपने इस चैनल पे वेक्टर 3D बहुत बढ़िया पढ़ा रखी है, जो उस पर पढ़ा रखा है वो सब तुम्हारे पेपर में देखने को मिला है भाई, ठीक है। ऐसी
आपका इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रेशन को आप ना अपनी एनसीईआरटी से अच्छे से कर लो, या फिर जो मेरे जो इस चैनल पे वन शॉट हैं जो मैंने बोर्ड्स के लिए जो तैयारी करवा रखी आप उनको देखोगे ना यार, आपकी इंटीग्रल कैलकुलस बहुत बढ़िया हो जाएगी। यहाँ पे तो 12 क्वेश्चन लिखा है, बट आपके एग्जाम में 15-18 क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से यार, ठीक है। इस बार 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट बाकी ईयर में 15-18 भी पूछे जा सकते हैं भाई। तो आप इसको बढ़िया से करो बेटा। इंटीग्रल कैलकुलस देखो, इंटीग्रेशन नाम का डरावना होता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने अपने इस चैनल पे इंटीग्रेशन के जितने सेशन ले रखे हैं ना, उन सबको देख डालो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। बात करी जाए मैट्रिसेस की, देखो मैट्रिसेस एक आसान टॉपिक रहता है जिसमें से लगभग 4-5 क्वेश्चन इस बार मैट्रिसेस से भी पूछे गए थे। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक देखो 12, 8, 20, 30 लगभग 45-47 क्वेश्चन तो है आपके इन चैप्टर से कवर हो जाएंगे यार, है ना। अब बच्चे टारगेट ही इतना बना के जाते हैं, तुम अगर इनको ढंग से कर लो तो बेड़ा पार होना है भाई तुम्हारा, ठीक है। ये है। ऐसे अगर बात करी जाए डिफिकल्ट चैप्टर की जहां पर बच्चों को दिक्कत आती है, तो देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बच्चा कितना भी पढ़ ले, पेपर में हर बार कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, बच्चा वहां फंस जाता है यार। तो यहां दिक्कत रहती है। लगभग 7 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं यहां से। ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर से जो है क्वेश्चन बनते हैं, बट यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में फंसा देते हैं और कई बार कुछ और भी ट्रिकी क्वेश्चन में फंसा ही देते हैं। तो दिक्कत बच्चों को यहाँ पर आती है, इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए यार, ठीक है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स की अगर बात करी जाए तो ट्रायंगल्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह के, ठीक है। ट्रायंगल की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग टाइप के जो ट्रायंगल है उनके लिए एरिया के फॉर्मूले, वो सब चीजें उसमें काफी सारी चीजें हैं यार, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर इसमें भी फिर आपके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। तो देखो लगभग 13 क्वेश्चन जो है इस बार भी यहाँ से पूछे गए इन पूरे कंप्लीट से, और 15 तक भी पूछे जा सकते हैं, 18 तक भी बाकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूलों में बेटा आप लोगों को परेशान किया जाता है, बच्चा फॉर्मूला याद नहीं करता भाई, फॉर्मूला जिसने याद कर लिया उसका बेड़ा पार होना है बच्चे, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस में बेटा मैं बता रहा हूँ, लिमिट्स में इतनी दिक्कत नहीं आती है, कॉन्टिन्यूटी में भी इतनी दिक्कत ऐसे नहीं आती है, ठीक है। दिक्कत जो आती है वो डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह में फंसा देता है बच्चों को फिर यार, डिफरेंशिएबिलिटी में। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में बच्चों को यहाँ पर फंसा देता है यार, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बाकी आप देख सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस इस बार 21 क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे गए हैं। बाकी डिटरमिनेंट्स में अगर बात करी जाए, इस बार तो हालांकि आसान क्वेश्चन आए थे, डिटरमिनेंट से इजी क्वेश्चन थे यार, है ना। बट यहाँ पर भी फिर जो प्रॉपर्टी बेस्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को रहती है, तो उसकी भी अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए यार। तो भाई ये तो वो चैप्टर है जो थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, इजी भी मैंने आपको बताया। बाकी देखो पढ़ना सब कुछ है, मैंने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे बाइनरी नंबर्स नहीं लिखा, लॉग नहीं लिखा, बट पढ़ना सब कुछ है भाई, पढ़ना सब कुछ है। रिलेशन फंक्शन पढ़ना है आपको, वहां से भाई इस बार अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, इजी क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो सब कुछ कवर करना है, प्रैक्टिस सबकी करनी बढ़िया से एकदम, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी मैं कह रहा हूं कि हाँ बच्चा इनको इग्नोर कर देता है, पता नहीं क्यों, बाकियों के पीछे पड़ा रहता है। भाई मैं कह रहा हूं कि हाथ धो के बस इनके पीछे ही मत पड़े रहना डिफिकल्ट बोलकर, भाई कुछ स्कोरिंग चैप्टर भी जो आपको अच्छा दिला सकते हैं यार, ओके। बात करी जाए कि सर बुक कौन सी लेनी, तो बेटा मैंने आपको अभी बताया कि आप एनसीईआरटी की तरफ जा सकते हैं, आर डी शर्मा की तरफ जा सकते हैं, पाथ फाइंडर आपका हो गया, आपका RS अग्रवाल हो गया, इनको आप देख सकते हैं। दिशा पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक रहती है, इसको आप देख सकते हैं। और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जरूर करने हैं, इसलिए नहीं कि भाई एग्जाम में दोबारा वो क्वेश्चन आए ना आए उसकी गारंटी नहीं है, बट हाँ आपको एक लेवल का पता चलेगा कि क्या पूछा लिया है और क्या पूछ सकता है, उसका एक आइडिया आप लोगों को हो जाएगा यार, है ना। सो ये चीज आप लोगों को करनी है। बाकी ये ध्यान रखिएगा, बाकी आप देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने हैं, क्योंकि देखो होता गया ना, अभी बच्चे भी पेपर देकर आए हैं तो कह रहे हैं कि सर हम तो शुरू के 15-20 क्वेश्चन को देखकर डर गए, क्योंकि उन 15-20 में से हमको गिनती के 3 या 4 ही क्वेश्चन आते थे। भाई 3-4 तो आते थे शुरू में, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट मिले हैं तो भाई आगे इजी भी मिलेंगे। वो बच्चे शुरू में इतना डर के आगे कर ही नहीं पाए फिर यार, है ना। तो भाई दिमाग के साथ खेला जाता है, तुम्हारे दिमाग के साथ, पूरा पेपर डिफिकल्ट थोड़ी आएगा आपके। मैं बता रहा हूं आपके 40 क्वेश्चन बहुत इजी थे, जिसने सिर्फ 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन करी हो भाई वो भी 40 क्वेश्चन कर सकता था, टेंशन में नहीं आना होता। 40 क्वेश्चन तुमने अगर कर लिए तो भाई तुम्हारे कितने बन गए, लगभग 100 क्वेश्चन, 100 नंबर तो तुम्हारे बन गए यहाँ पर मैथ्स में। कहां दिक्कत आ रही है यार। तो भाई इसलिए डरना नहीं होता, बस देखो आपको 120 के 120 क्वेश्चन नहीं करने हैं, है ना। उसमें से ये समझ लो कि आप अगर इतनी अच्छी तैयारी नहीं है तो ठीक है 35-40 साइड कर दो, 50 साइड कर दो, 70 तो कर लेंगे, 60 कर लेंगे भाई। बट ये है कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की होनी चाहिए। और ये भी चीज आपको देखनी चाहिए कि जो हमको नहीं आ रहा उसकी वजह से भाई परेशान नहीं होना है, उसको साइड करना और उसको ढूंढना जो हमको आता है।
और भाई इसके लिए ना दिमाग को उतना स्ट्रांग बनाने के लिए भाई आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोगों को करते रहना चाहिए। भाई आपका जो कंप्लीट जो सिलेबस है, आपके जिस भी चैप्टर की हम बात करें वो चैप्टर बेटा आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। बस आपको टॉपिक का नाम लिखकर आगे मेरा नाम लिख देना यूट्यूब पे, आपको सारे वीडियोस बेटा यहाँ पे देखने को मिलेंगे यार। ठीक है, सो भाई तैयारी बढ़िया से करते रहो, अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करते रहो बेटा। एग्जाम बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको क्लियर करना हो जाता है भाई, बस तैयारी दिल से दिमाग से अच्छे से होती रहे यार। बाकी भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे रक्षक बैच के बारे में। एनडीए 2023 सितंबर अटेम्प्ट का जो ऑनलाइन जूम बैच है वो मैं इस 24 अप्रैल से शुरू कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स की तैयारी जो बच्चे मेरे साथ करना चाहते हो, जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक पेड बैच है जिसकी सभी लाइव क्लासेस जूम एप्लीकेशन पे हुआ करती हैं। जूम एप्लीकेशन इसलिए ताकि एक टू वे इंटरेक्शन रहे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप इंस्टेंट मेरे साथ उस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट कर सकें। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको मैसेजेस या चैट के थ्रू टीचर तक मैसेज पहुंचाना हो, नहीं, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, जूम एप्लीकेशन के थ्रू, कॉल के थ्रू आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहा करेंगे यार। सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, सभी क्लास के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, क्लासेस सारी हमारी इसी बोर्ड पर हुआ करेंगी। ठीक है, साथ साथ असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब मैं आपके साथ मैं शेयर किया करूंगा यार। सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, साथ साथ जो मेरा प्रीवियस बैच था उसकी भी रिकॉर्डिंग का एक्सेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप पे एक डाउट्स ग्रुप आप लोगों को मिलेगा जिसमें मेरे जितने भी एनडीए स्टूडेंट्स हैं उनको ही उस ग्रुप का एक्सेस मिला करता है। तो वहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप अपनी क्वारीज को वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं यार। ठीक है, सो जो बच्चा जिसको लगता है कि मैथ्स थोड़ी सी खराब चल रही है या सही नहीं चल रही है या फिर मैथ्स इंप्रूव करना चाह रहा है तो वो मेरे इस बैच में एनरोलमेंट ले सकता है भाई। ठीक है, बैच की अगर बात की जाए कि इसकी फीस कितनी है सर, तो भाई देखो ऐसा है, जूम बैच है जिसमें एक टू वे इंटरेक्शन, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मैसेजेस के थ्रू मेरे पास क्वेश्चन भेजें और मैं आपको इग्नोर करता रहूं जैसे बाकी जगह होता है यार, है ना, ऐसा नहीं रहेगा। एक लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच है जिसमें 35 से 40 बच्चे ही मैक्सिमम रहेंगे, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर नहीं होंगे यार। ठीक है, तो इसलिए फीस भी यहाँ पे 2500 रुपये है, ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है। और ये फीस आपकी वन टाइम पेमेंट है। जिस भी स्टूडेंट का सितंबर पहला अटेम्प्ट है या जिसका नेक्स्ट अप्रैल अटेम्प्ट भी है तो आपको अलग से पे नहीं करना होगा, ये वन टाइम पेमेंट है। आपके जितने भी अपकमिंग अटेम्प्ट्स होंगे एनडीए के, आप उन सब में मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस को आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा यार। ठीक है, बाकी देखो ऐसा है, बात अगर करी जाए कि टाइमिंग की क्या है, तो सर देखो ऐसा है, टाइमिंग जो मैंने सोची है मैं 4 बजे की टाइमिंग मैंने सोची है, मैं डेली क्लास लिया करूंगा, डेली शाम को 4 बजे। बाकी ये है कि एक बार बैच स्टार्ट हो जाए तो उसमें मैं एक बार स्टूडेंट से डिस्कस करूंगा। कुछ बच्चों ने सजेशन दिया था कि मैं मॉर्निंग में 8 बजे क्लास करूं, है ना, तो अगर वो सूटेबल लगा सबको तो भाई मैं उस टाइम पर भी मैं क्लासेस कर सकता हूं। बट ये कि हाँ अभी मैं 4 बजे का इसको प्रपोज कर रहा हूं। ठीक है, 24 अप्रैल से हमारा ये जो बैच है ये हमारा शुरू होगा। ठीक है, और बात अगर करी जाए कि सर इस बैच में ज्वाइन कैसे करना है, तो भाई देखो ऐसा है, आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, श्रीराम एड्यू मित्रा, नीचे आपको अनुराग चौहान भी दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको रक्षक बैच दिखाई दे जाएगा यार। बाकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वारीज अगर आपकी हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आपको लगी तो ठीक है, मैं आपके लिए कॉल बैक भी मैं अरेंज कर दूंगा यार। ठीक है, सो बेटा ये है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट कर लेना यार। बाकी देखो ये जो बैच जो है ये यार उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको मैथमेटिक्स में सीरियसली दिक्कत आती है, जिनको प्रॉब्लम होती है, जो सीखना चाहते हैं एक बहुत ही ईजी वे में और प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ में यार, है ना। क्योंकि देखो इस बैच में अगर तुम एक बार अगर आ गए तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखो क्या है, मैं आपको जो मेरा ऑलरेडी जो CUT का बैच चल रहा है मैं वहाँ पर उसका एक्सेस आप लोगों को दे दूंगा। जो मेरा 11th का बैच चल रहा होगा उसका एक्सेस मैं आप लोगों को दे दूंगा। जो मेरा 12th का बैच चल रहा होगा उसका भी एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के जितने भी मौके आपको मिलेंगे ना यार, मतलब मैं आपको सब में आने का मौका दूंगा यार। बाकी अब आपके ऊपर है कि आपको किस में आना है या नहीं आना है। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता रहे यार। देखो ये जो एग्जाम है यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब सारे सिलेबस एक बार खत्म कर लिया और तो आपका काम बन जाएगा। भाई कंसेप्चुअली भी पहले पढ़ना पड़ेगा, ट्रिक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस भी बेटा हम लोगों को चाहिए होगी यार, है ना। तो मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा कि हाँ लो भाई मेरे साइड से काम खत्म, सिलेबस खत्म, जाओ भाई अब तुम अपने
अपने रास्ते। नहीं यार, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको भाई आपको बेस्ट मिले यार, ठीक है बच्चे। बाकी फिर जैसे भी आपको ठीक लगे आप करना बेटा, और अच्छे से तैयारी करो, चाहे यहाँ पर पढ़ो या कहीं और पढ़ो, अच्छे से बेटा आप लोगों को दिल लगाकर तैयारी करनी है भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा आप लोगों से, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।